नमस्कार, मैं अजीत कुमार नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन बुरारू शाखा के अंतर्गत परिचर्चा भाग 6 में आप सबका स्वागत है। आज हम कृषि बिल 2020 विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं बालेश्वर प्रसाद जी, शहीद भगत सिंह विचार मंच मगध के सचिव हैं, और हमारे बीच उपस्थित हैं मुन्ना जी, ये किसान विकास मंच के कार्यकर्ता हैं। और तीसरे हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अशोक यादव जी, जनवादी मजदूर किसान सभा के मगध के सचिव हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद कुमार जी, जो शहीद भगत सिंह विचार मंच के कार्यकर्ता हैं। तो इनके साथ हम कृषि बिल 2020 के ऊपर परिचर्चा करेंगे। क्या है कृषि बिल, कि इतने कृषि बिल पे आंदोलन हो रहे हैं। साल 2020 थम गया, लेकिन समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ कृषि बिल पर आंदोलन हो रहे हैं। सरकार अपनी जीत पर अड़ी है, किसान अपनी जीत पर अड़े हैं। किसान दिल्ली में टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार कृषि बिल, तीनों कृषि बिल वापस नहीं लेगी, तब तक हम अपने घर नहीं लौटेंगे। कितने किसान कुर्बानी भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ टालने की काम कर रही है। और 8वां दौर का वार्ता भी विफल हो चुका है, बेनतीजा समाप्त हो चुका है। लेकिन इससे लग रहा है कि सरकार सिर्फ समय बिता रही है, समय टाल रही है, बरगलाने का काम कर रही है। तो क्या है कृषि बिल, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हम परिचर्चाकारों के साथ परिचर्चा करेंगे। तो हम पहला सवाल की ओर चलते हैं, और पहला सवाल मेरा अशोक जी से है कि पहला कृषि बिल है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। इसके तहत सरकार का उद्देश्य है, सरकार कहती है कि इन अध्यादेश के तहत जो व्यापारी हैं वो अपने फसल को, अपने अनाजों को दूसरे मंडियों तक, अपने मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी बेच सकते हैं अनाज को। तो ये तो सरकार की मंशा है, यानी ये उद्देश्य है कि इस तरह के बिल लागू की है। लेकिन ये क्या है, ये बिल के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि बिल आखिर में है क्या। जो किसान को ये बिल पर राज़ी नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है बताइए थोड़ा। देखिए, ये जो सरकार द्वारा जो 2020 में जो बिल पारित किया गया है, एक किसान विरोधी बिल है। पहले किसान अपने खेतों में काम करके, पैदा उपजा करके, और जो सरकार के द्वारा पैक्स था या व्यापार मंडल था या सब्जी मंडी थी, तो उसमें सरकारी यानी जो अनुसंधान था, सरकारी जो चैनल था, उसमें लोग बेचता था, मंडियों में बेचता था। सरकार उसमें मूल्य निर्धारित करती थी। लेकिन आज सरकार का जो द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उस मूल्य निर्धारण पर ये सिर्फ बकवास है, ये काम नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा जो तय किया गया है रेट,
उस पर किसान के द्वारा धान का या और गेहूं का, मसूर, चना, जो भी अनाज जो है उपजाए जा रहे हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि इस कानून में ये तय किया गया है कि कारपोरेट घराने यानी इनका जो कंपनी को ये सुपुर्द किया है कि कंपनी ही तय करेगी रेट कि कैसे लिया जाएगा। मान लिया जाए कि 2000 रुपये धान है, अगर कंपनी रेट तय कर दिया कि नहीं से इसमें 1200 रुपये ही होगा, तो आपको 1200 रुपये ही बेचना होगा, उसी रेट से देना होगा। आपका कोई अधिकार उसमें नहीं रहेगा, और अगर आप इधर से उधर करेंगे तो आपके ऊपर सरकार काला कानून थोप करके आपके ऊपर जेल भेज सकती है और केस भी ला सकती है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ के किसान या हम भी इस पर मांग करते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग का जो आंदोलन किसान को देश में चल रहा है टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली में या अन्य जगहों पर, हम उसका समर्थन करते हैं और हम उसके साथ आंदोलन में खड़े रहने का हम वादा करते हैं कि जब तक मांग हम लोग को पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन में हम लोग साथ रहेंगे, जारी रहेगा। यानी सरकार को कहना है कि आप यदि इस मंडी में आपको भाव नहीं मिल रहा है, आप दूसरे मंडी में भी बेच सकते हैं जहां आपको भाव ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह की सरकार इस अधिनियम के तहत कही है। तो ये क्या है, मतलब दूसरे मंडी में जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा या इस मंडी में कम मिल रहा है? नहीं, ये सिर्फ उसका बकवास है और बहलाने फुसलाने का प्रलोभन है कि दूसरा मंडी में ये होगा। वो तो उसका कंपनी के गिरवी रख चुका है। सरकार जो है अपना मुनाफा के लिए विदेशी कंपनी को यानी कारपोरेट घरानों को यहाँ तय कर दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है, उससे मुनाफा कमाने के लिए अपना सरकार ये सोची है, किसान के हित में नहीं है। तो वो तय कर दिया है कि हमको ऐसे लेना है, तो वो जो ऐसे यहाँ लेगा तो वो भी तो वैसे ही लेगा। ये थोड़ी जो है कि दूसरा रेट लेगा, इसलिए वो और कम रेट में यहाँ नहीं बिका, अगर दूसरे जगह आप जाएंगे तो और कम रेट में गिर पड़ता। चूँकि आप यहाँ से मान लिया जाए कि ले जाते हैं दूसरे जगह तो घुरा के नहीं ला सकते हैं। यानी कंपनियां तय करेगी कि हम किस रेट से लेंगे। हाँ, कंपनी तय करेगी कि हम किस रेट से लेंगे। सर आपका कुछ कहना है ये कि सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही ये कंपनी या कारपोरेट घराना या जो प्राइवेट मंडी है वो उत्पाद का खरीद करेंगे, इसकी गारंटी सरकार नहीं कर रही। अगर सरकार यह गारंटी कर दे, उसको कानून का रूप दे दे कि अगर बाहर की जो मंडियां होगी यानी जो जिसको हम लोग कह रहे हैं कारपोरेट घराने की जो मंडियां होगी, तो उस मंडी में भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे इसके लिए कोई कानून, कोई प्रतिबंध, कोई शर्त सरकार नहीं लगा रही है। हमारे किसान नेता वहां जा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं कि ठीक है अगर बाहर के मंडी में भी हम बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे, रेट क्या होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये मंडियां खरीद करेगी, इसके लिए आप कानून बनाइए। लेकिन कानून बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम वादा कर रहे हैं, तब वादा तो ये कर दिए थे 2014 के चुनाव के पहले ही कि जब जब ये जो है हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया जमा होगा। क्या इनका वादा पूरा हुआ? ये वादा किए थे कि हम नोटबंदी कर रहे हैं और काला ये जो धन है उसको वापस लाएंगे। क्या काला धन वापस आया? इनका जो भी वादा है वो वादा फेल करता है। ये पूरे दुनिया में ये पहला ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में पद पर बैठ करके भी झूठ बोलते हैं, और इनका पूरा जो चैनल है झूठ बोलने के लिए, हमेशा बातों में उलझाने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए हम लोगों को तनिक सा भी विश्वास नहीं है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये धान का खरीद कर पाएंगे। और जहाँ तक मैं आपको समझाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए
हमारे आम जनता इस बात को आसानी से समझें, इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल की स्थिति, आप देख रहे हैं सरकारी जो बस हैं उसकी स्थिति, या सरकारी जो भी उपक्रम है उसकी स्थिति कितना बदतर है। और उस जगह पर जो प्राइवेट चाहे स्कूल हो या बस हो या और अन्य उपक्रम है, वो जो है ज़्यादा मूल्य लेकर के, ज़्यादा टैक्स वसूल करके, ज़्यादा फीस लेकर के और काम करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सही रहती है। तो यहाँ उसी तरह से जब सरकारी मंडी जो है वो धीरे धीरे फेल करेगी और सरकारी मंडी में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए तो नियम बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनता है, कोई कानून लागू नहीं होता है, क्यों नहीं खरीदे। अगर ये प्रतिबंध लगे कि ये कानून है तो इसको खरीदना है और खरीदना है नवंबर दिसंबर में खरीदना है, लेकिन ये खरीदने के लिए कहेंगे कि हम मार्च में खरीद रहे हैं, जनवरी फरवरी सब गायब हो जाता है। यानी किसानों का जो धान या कोई भी उपज है वो समय पर नहीं खरीद पाती है ये सरकारी मंडियाँ। तो ऐसी स्थिति में सरकारी मंडियों पर से लोग का विश्वास हटेगा और जो प्राइवेट मंडी है वहाँ लोग जाएंगे, और प्राइवेट मंडी जब ये समझ जाएगी कि ये सरकारी मंडी में अब किसी तरह के उत्पाद का खरीद नहीं हो पा रहा है तो औने पौने दाम पर वो खरीदेंगे और किसान मजबूर हैं इसलिए बेचेंगे। तो यह कानून ला करके सरकार जो है किसान को और साथ साथ जो ये खुदरा व्यापारी हैं, छोटे मझौले जो व्यवसायी हैं, उनको भी उजाड़ने के लिए ये तत्पर है। यानी यह जो कानून है इससे आम जनता, किसान ही नहीं, आम जनता, सभी पैसे के लोग इसमें मारे जाएंगे, सभी लोग उजड़ेंगे। इसलिए यह कानून जो है हम तमाम लोगों को उजाड़ने के लिए लाया जा रहा है। और कारपोरेट घराने के जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, अडानी अंबानी, ऐसे लोगों को पॉकेट भरे, मालो माल तो है ही और मालो माल हो, इस तरह के लिए ये कानून लाई गई है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि इनका कानून रद्द नहीं होता है। ये जो है पहला कानून पर हम लोगों का यही विचार बन रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, जैसे क्योंकि कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे उतना ही नहीं, किसान ही नहीं मारे जाएंगे, बल्कि इसमें आम जनता भी आम जनता तो मारे ही जाएंगे। जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे गाँव में, घरों में, देहातों में जो खरीद बिक्री जो करते हैं और उससे 2 पैसा जो कमाते हैं, अपना जीविकोपार्जन, बाल बच्चा को चलाते हैं, वो भी मारे जाएंगे। उन लोग पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो लोग को बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि आज जैसे जीएसटी के कर दिया कि आपके दुकान में जीएसटी नहीं है तो आपको दुकान रद्द, ठीक उस तरह से तुरंत हो जाएगा। तो तुरंत उन लोग को बंद कर देगा कि तोरा खरीदने का है, हाँ तू क्यों खरीदा, इसलिए वो भी मारे जाएंगे। जैसे आज मैं बता रहा हूँ कि घोषणा तो ये कर चुके हैं कि 1868 रुपये हम धान पैक्स के माध्यम से खरीदेंगे, लेकिन टोटल पूरे बिहार में पैक्स की दुकान बंद है। वो कब खुलेगी? खरीदने के लिए तैयार नहीं है। खरीदने के लिए तैयार नहीं है कि अभी सरकार पैसा न दी है, तो सरकार का अभी आदेश नहीं आया है, अभी धान में नमी है, अभी मतलब बहुत सा कारण बता रहा है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियां आगे आ जाएगी और ऐसे में प्राइवेट कंपनी औने पौने दाम में वो खरीदेगी। इसलिए आज यहाँ जो किसान का जो स्थिति है कि 1000 रुपये, 1100 रुपये औने पौने दाम पर, उसमें भी 2 महीना 3 महीना के मानो डेट दे करके और धान अपना दे रहे हैं। ये स्थिति है सरकारी महकमा की। तो हम इसको निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री जो भाषण जो दे रहे हैं, ये खाली झूठा भाषण है, बल्कि पूरी इनका जो सरकारी मशीनरी है वो झूठा है। हम इसको निंदा करते हैं और हम जब तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन में हम साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं, इस सरकार जब तक अपना कानून वापस नहीं तीनों ले लेती है, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जैसा आप लोगों ने सुना। और सरकार को चाहिए कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करे, कानून बनाए, ताकि उस मूल्य में किसान
अपना फसल बेच सकें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा मुन्ना जी से है और इसमें दूसरा अगला सवाल हमारा मुन्ना जी से है कि तीसरा बिल पर हम लोग विचार करते हैं। तो तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसमें इस विधेयक के अंतर्गत सरकार की उद्देश्य है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, तेल, प्याज, आलू इत्यादि का भंडारण सीमा है वो समाप्त हो जाएगा और कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था जारी रहेगा। तो सिर्फ कहने से जारी नहीं रहेगा, इसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए। तो इस विषय पर मुन्ना जी का क्या विचार है हम जानते हैं। मैं ये आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के तहत 2000 के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार का ये जो दुरंगी नीति है, ये सरकार को जो नियम 3 वो कानून जो पारित किया गया ये 100% गलत है। ये जो अधिनियम लागू किया गया आवश्यक वस्तुओं का, जैसे में तिलहन चीज़ है, दलहन चीज़ है, जैसे आलू है, प्याज है, ये सब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग जो है ये वस्तु खरीदेंगे। और इसके पहले जो नियम था कि खुलेआम बाजार में चला जाता था, जो किसान के पास तक वस्तु होता था वो बाजार में मंडी में चला जाता था, उस सस्ते मूल्य पर लोग खरीदते थे। लेकिन जो सरकार ने लागू किया कानून, ये गलत कानून है। जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जैसे अंबानी, अनिल अंबानी जैसे बड़े बड़े व्यापार लोग क्या करेंगे कि अपने वस्तु को खरीद लेंगे, आलू प्याज खरीद करके बड़े बड़े गोदाम में भंडार कर लेंगे और वो बाज़ार में जब शॉर्ट करेंगे तो बाज़ार से निकाल करके महंगे दाम पर आलू प्याज, जो आज स्थिति हम लोग के पास है कि आलू भी महंगा हो चुका है, जो 200-300 रुपये पसेरी लिया जा रहा था, प्याज भी बहुत सा महंगा होगा। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि आप स्टॉक करके रखे हुए हैं, जब बाज़ार में कम गया वस्तु तो बाज़ार पर गिरा दिया, महंगे दाम पर बेचा जा रहा है, खुलेआम बेचा जा रहा है। उसमें गरीब वर्ग के लोग, हम गरीब वर्ग के लोग ही खरीदने से, खाने पीने से ही लोग मुहताज बने हुए हैं। आखिर ये सरकार का दुरंगी नीति कब तक चलेगी? ये सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है। ये व्यापार हर विभाग मैंने जो लागू किया हर चीज़ में फेलुअर कर रहा है। ये मोदी सरकार अपना मनमानता, जैसे काले अंग्रेज पहले करे, गोरे अंग्रेज लोग करते थे, आज वही अंग्रेज जो है क्या शासन कर रहा है मोदी सरकार। आज सोच रहा है कि पूरे भारत मेरा है, उसी तरह से जो दूसरे देश में लागू किया जा रहा है वहाँ भी वही काम किया जा रहा है। ये सरकार जो है विरोधी सरकार है। ये किसानों का, मजदूरों का हर दबाया जा रहा है, हर वस्तुओं। लेकिन सरकार को कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जारी रहेगा। ये कैसे जारी रहेगा? ये सरकार का है, ये सरकार कह रही है कि न्यूनतम मूल्य। यही एक सरकार जो है कि पहले 1944 में बंगाल में बहुत सा अकाल हुआ था। 44 में बंगाल में बहुत सा संकट अकाल हुआ था। उसमें क्या किया कि उसी समय एक नियम लागू किया, बनाया गया, जो आज उसके आधार पर चल रहा था। लेकिन जो ये मोदी सरकार जो है वो कानून को भांग करके अपना मनमानता कानून लागू किया, कि जो वस्तु बाजार में मिलेगा वो महंगे मिलेगा। आज हम लोग उसके पीछे खरीदने से वंचित हैं। और इसके बारे में कुछ बालेश्वर सर बोलना चाहते हैं, सर आपका क्या विचार है इसके? बात ये है कि जब यहाँ गोरे अंग्रेज थे, 1943 की बात हमारे साथी जो बता रहे थे, 1943 की बात है, बंगाल में अकाल पड़ा था और वह भीषण अकाल था। इतना भीषण अकाल था कि अन्न के अभाव में कई लाख लोग मर गए और उस समय कोई कानून नाम का चीज़ नहीं था। तो कोई भी वस्तु का भंडारण गोरे अंग्रेज के निर्देशन में जो व्यापार यहाँ लोग कर रहे थे वो लोग करते थे और खुला छूट था उनका।
भंडारण करने का। तो खाद्यान्न वस्तुएं जो थी, जो अनाज है, तिलहन दलहन आलू प्याज, ऐसी वस्तुओं का भी वो भंडारण करते थे, जो हमारे दैनिक कार्यों के लिए रोज हम सुबह दोपहर शाम अगर खाते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनका भी भंडारण वो कर लेते थे। तो इस वजह से अकाल पड़ा और अकाल में भी जब भंडारण हुआ तो आम जनता के लिए खाद्य सामग्री का अभाव हो। ऐसी स्थिति में लाखों लोग मरे थे। तो जब गोरे अंग्रेज गए और कांग्रेस की सरकार बनी तो 1955 में एक कानून बना था, यही कानून है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का। तो उस समय ये था कि खाद्यान्न वस्तु जो है, जो अनाज है, चावल है, गेहूं है और ये तिलहन दलहन और आलू प्याज, ऐसे आवश्यक वस्तु के लिस्ट में रहेंगे ये, और इनका भंडारण नहीं कर सकते। इनका भंडारण यदि कोई करेगा या करता था तो वो पकड़ा जाता था, कालाबाजारी कानून उस पर लागू होता था और जेल जाते थे, दंड के भागी होते थे। तो इन वस्तुओं का भंडारण नहीं हो पाता था, जिससे भीषण अकाल की स्थिति में भी बाजार में वह उपलब्ध होता था। लेकिन जब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो ये सरकार लाई है, मोदी सरकार, तो इसने क्या किया कि माप तौल का जो बंटवारा है वही चेंज कर दिया। अब इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के लिस्ट में ही नहीं रहने दिया, हटा दिया। अब जो खाद्यान्न है, आपके पास चावल है या गेहूं है और तिलहन दलहन और ये आलू प्याज है, तो ये आवश्यक वस्तु के लिस्ट में रहा ही नहीं। कह रहा कि अधिनियम वही है, अधिनियम तो वही है, लेकिन लिस्ट से उसको बाहर कर दिया। जब लिस्ट से बाहर कर दिए, इसका मतलब हुआ कि इसका भी भंडारण कोई करेगा और आप उसी कारपोरेट घराने के जेब भरने में लगे हुए हैं। इसलिए कारपोरेट घराने के जो मंडी होगी उसमें ये सारा चीज़ जो है उनका गोदरेज ये होगा, क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज होगा, गोडाउन होगा, और उसमें ये वस्तुओं को रखेंगे। और जब इसका किल्लत हो जाएगा, अभाव होगा बाजार में, तब ये उतारेंगे और उतार करके महंगे दामों पर बेचेंगे, तो इनकी कमाई होगी। लेकिन आम जनता जो है, जिनको प्रतिदिन ये जरूरी है जीने के लिए, इन वस्तुओं का भंडारण करने से इनका अभाव होगा, लोग मरेंगे या तो अधिक से अधिक दाम दे करके उसको खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में आम जनता तबाह हो जाएगी। इनका यह जो कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये भारी जानमारी का है और आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को, किसानों को, सबों को तबाह करने वाला नहीं है। ये कानून जो लाए हैं, ये साफ जो है इनका इरादा ही है कि आम जनता परेशान हो। जैसे जर्मनी में हिटलर था, तो हिटलर का एक अपना सोच था कि आम जनता को इतना निचोड़ दो कि आम जनता किसी तरह से जीने में भी विकास समझे। किसी भी तरह से अगर जी रहा है तो समझ रहा है कि विकास हो रहा है। आज यही स्थिति ये सरकार कर चुकी है। हम सभी लोग किसान के बाल बच्चे हैं, किसान हैं, और जो मजदूर है, जो भिन्न भिन्न कार्यों में लगा हुआ शिल्पकार है, कलाकार है, उनके बच्चों का विकास कैसे होगा, उनकी समृद्धि कैसे होगी, इसके लिए कानून लाना चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, इस तरह से कानून को थोप दे रही है कि उसी थोपे हुए कानून को हटाने में आम जनता, किसान और सभी नेता लोग लगे हुए हैं। अलग से जो इनका विकास का जो एजेंडा आना चाहिए था, उस पर इनका कभी कोई ध्यान नहीं है, और उसी एजेंडा से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून ये ला रहे हैं। इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर अपने पापा से बिस्कुट मांग रहा है, उसके पापा क्या करें, उसको ऊंचा कोई जो है अलमीरा या और दीवार पर उसको रख दिया। अब वो बच्चा कह रहा है कि अरे हमको नीचे उतारो, हमको बिस्कुट नहीं चाहिए, हमको नीचे उतारो। बिस्कुट से ध्यान हट गया, बिस्कुट से ध्यान हट गया। तो इसी तरह से यह सरकार कर रही है। इनका विकास के लिए कुछ एजेंडा, विकास के लिए कानून होना चाहिए था, लेकिन ये कानून थोप करके और आम जनता को, पूरे देश को इस ओर आकर्षित कर चुके हैं कि ये कानून कैसे हटे
और उसी में लोग मर भी रहे हैं। हमारे जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं, हम उनको दाद देते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप पूरे मुस्तैदी से बाले बच्चे बूढ़ बुजुर्ग महिलाएं सभी मिल करके और रोड पर जमे हुए हैं। और आपका जो मांग है और आपका जो संकल्प है कि जब तक यह कानून रद्द नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम या तो जीतेंगे या मरेंगे। इसके लिए हम 100 बार धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस तरह से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और पूरे देश में, बिहार में भी, गया में भी यह जो है आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसके समर्थन में हैं। हम लोग लगातार अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले, जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे राज्य में अभी धरना प्रदर्शन जारी है। हम उसका समर्थन किए हैं, हम समर्थन में जा रहे हैं। और उसके पहले भी 29 दिसंबर को जो पूरे राज्य में किसानों का ये राजभवन मार्च था, उसमें भी हम लोग गए हैं। उसमें भी जो यहाँ नीतीश सरकार की जो पुलिस है वो किस तरह से क्रूर हो गई है, ये देखने का वहाँ मिला। हम लोग आमने सामने थे, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। पुलिस जब लाठी भांजने लगी तो लोग भागे, भगदड़ में बहुत से लोग गिरे, हम भी गिरे, हमारे ऊपर भी लोग गिरे। और इस तरह से जो है हम लोग वहाँ आंदोलन किए। तो मेरा कहना है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है, आम जनता की विरोधी सरकार है। ये कारपोरेट घराने की डायरेक्ट सरकार है, ये उन्हीं के जेब भरने में लगी हुई है। इसलिए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है यह भी पूर्णतः खतरनाक है, हम तमाम लोगों को उजाड़ने वाला है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसे रद्द करे सरकार। बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जो जीने के लिए इंसान की ज़रूरी चीज़ें हैं उसका तो कम से कम भंडारण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे चीज़ों की भंडारण होने लगे और जब इन चीज़ों की कमी हो जाएगी, आम जनता मारी जाएगी, बड़े बड़े लोग मारे नहीं जाएंगे, बड़े बड़े व्यापारी लोग मारे नहीं जाएंगे। जैसे एक प्रमाण के लिए किसान आलू उपजाया, प्याज उपजाया, टमाटर उपजाया, लहसुन उपजाया, ये डेली के वस्तु का उपयोग होने वाला है। जब जिस समय उपज हुआ था पिछले साल, उस समय 5 से 6 रुपये किलो था आलू, और उस समय लहसुन 20 रुपये था, और प्याज का रेट 7 रुपये से 6 रुपये था, जो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वही 2 महीना पहले पीछे देखिए कि आलू का रेट 50 रुपये किलो, फिर प्याज का रेट 125 से 150 रुपये किलो, लहसुन का आज भी रेट है 100 से 125 रुपये। अब ये बताइए कि इसका बोझ किस पर पड़ा? क्या यहाँ उत्पादन नहीं हुआ था? क्या सरकार के पास भंडारण नहीं था? आखिर बेलगाम हुआ न रेट। इसका भुगतान कौन हुआ? जो उपजाया उसी का नसीब नहीं हुआ। तो इसलिए ये बिल जो है वो खतरनाक है, हम इसको निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा आनंद जी से है। और अगला सवाल भी बहुत अहम सवाल है कि किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 लाई है। तो इससे सरकार का कहना है, सरकार का उद्देश्य है कि कृषि व्यवसायी फार्म जो है, व्यवसायी फार्म के साथ अनुबंध का अधिकार, जिससे मूल का जोखिम उठाना नहीं पड़ेगा, ये कहना है सरकार का। तो इस सवाल के बारे में आपका क्या विचार है? सरकार कह रही है कि जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, आपको मूल्य मिलेगा, लेकिन ये है क्या? सरकार खास करके नव वर्ष पर हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। और ये जो बात सरकार अधिनियम के तहत जो लाई है, यह है बिल्कुल ही गलत है। और यह है जो सरकार जो वादा किया है कि मूल्य शायद क्या है, मूल्य अनुबंध करने का, हाँ, अनुबंध करने का,
तो सरकार अभी तक जो भी कार्य किया है, जो भी वादा किया है, या सारा वादा सरकार का विफल रहा है, उस वादा पर यह अमल नहीं रह पाई है। इसलिए मेरा कहना है और मेरा ये सोच है कि ये जो अनुबंध करके सरकार जो झांसा दे रही है किसानों के हित में, यह बिल्कुल ही गलत है और एकदम निरर्थक है। सरकार का ये तीनों कानून बिल्कुल गलत एवं किसान विरोधी है। इसको हर हालत में सरकार को वापस लेना चाहिए। यही मेरा कहना है। अनुबंध विधेयक के बारे में सर आपका कुछ विचार? मेरा ये कहना है कि इस कानून को अगर आप समझना चाहते हैं, किसान अनुबंध विधेयक, तो इसको मोटा मोटी तौर पर हम लोग कहें ठेका की खेती। इसी को अंग्रेजी में कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ, मतलब ये है कि अब खेती हमारी, खेती हम करें और इस पर खाद बीज तेल देने का ये ठेका कॉरपोरेट घराने के लोग लें, या उन्हीं का निर्देशन चलेगा कि इस खेत में आप ये फसल लगाएं, और हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपकी बात मान लेते हैं। होगा क्या, 1-2 साल तो लगेगा कि बहुत ये कॉरपोरेट से हमको मदद मिला और हमारी आमदनी बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे हम उस पर आश्रित हो जाएंगे, और जब आश्रित होंगे तो हमारे पास जो भी उपकरण है, खाद तेल बीज के लिए हम उस पर आश्रित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम जो कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमारी समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा, सबसे मूल चीज़ है कि खेती हमारी है और हम कर रहे हैं, मेहनत हम करेंगे और शासन चलेगा कॉरपोरेट घराने का। यानी हम अपने खेत रहते हुए हम बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। और जैसे अंग्रेज के ज़माने में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि 3 कठिया प्रणाली थी। यहाँ नीलहे सरकार आई थी जो खास करके बिहार के चंपारण में नील की खेती करवाती थी। उस समय वो एग्रीमेंट था कि किसानों के साथ, गोरे अंग्रेज का, कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी है। अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो कानून के तहत आपको जेल में भेजा जाएगा, आपको दंड लगेगा। तो 3 कट्ठा उनको नील की खेती करना ही पड़ता था। ठीक उसी तरह से यहाँ जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम आपके अनुसार खेती कर रहे हैं, तो उसको यानी कंपनी को, कॉरपोरेट घराने को जिस चीज़ में लाभ नज़र आएगा उस फसल को लगाने कहेगा। वो कहेगा कि जेट्रोपा का आप फसल लगाइए, उससे डीजल तेल का काम आएगा, डीजल तेल का उत्पादन होगा। वो जो कहेगा वही लगाना, वो जो कहेगा उसको हम को लगाना है, क्योंकि उसको लाभ से मतलब है, उसको आम जनता के हित से मतलब नहीं है। तो हम अपने खेत में ही हम बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। इस तरह से किसानों का जो अस्तित्व है उसको समाप्त करने वाला यह कानून है। हम इस कानून का पूरे तौर पर निंदा करते हैं और इस सरकार को तो लाखों बार कोसते हैं कि यह ऐसी सरकार आई है जो आम जनता को परेशान करने में ये मगन है, आम जनता को परेशान करने में ही खुशी है। और ये जो वादा किए थे कि हमारा ये सरकार जब बनती है तो अच्छे दिन आएंगे, ये किनके अच्छे दिन आए? यही कॉरपोरेट घराने वाले लोगों के अच्छे दिन आए। यहाँ नोटबंदी में लोग, हजारों लोग मर गए, जीएसटी से लाखों व्यापारी और लाखों लोग उजड़ रहे हैं, और हर जो इनका जो कानून, जो भी इनका उपलब्धि है वो आम जनता के लिए नुकसानदेह है, आम जनता को उजाड़ने वाला है। हम ऐसी सरकार को और इस कानून को लाख लाख बार निंदा करते हैं, और इसको रद्द कराने के लिए हमारे किसान नेता और किसान बंधु जो लगे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और चलते रहने का संकल्प ले रहे हैं। इसलिए यह जो कानून है यह पूर्णतः हम तमाम लोगों को बर्बाद करने वाला है। बिल्कुल सही बात है। चीज़ हमारी हो, अधिकार किसी और का हो, ये तो बहुत गलत बात है। किसान लोग
अपने खेत में अपने मनपसंद फसल नहीं उगा पाएंगे। यदि ऐसा कानून लागू हो जाता है तो वो अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, दूसरे का अधिकार चलेगा, हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। तो ये कानून जो है बिल्कुल किसानों के लिए अच्छा नहीं है, यानी किसान विरोधी कानून है। मेरा कहना है कि ये जो 3 कानून है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ किसानों और आम जनता को परेशान करने के लिए 2 और कानून प्रस्तावित है इनका। हालांकि अभी किसानों के साथ वार्ता हुई है तो वो 2 कानून जो प्रस्तावित है तो उसको ये अभी वापस लिए हैं। लेकिन इनका जो केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं ये तोमर, उनका कहना है कि अभी क्या हुआ है, अभी तो किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सुधार के लिए बहुत से कानून आने बाकी हैं। मतलब इनका इसी तरह के कानून और आएंगे जिसमें 2 कानून एकदम दरवाजे पर है जो प्रस्तावित है इनका। एक बिजली बिल अधिनियम और एक है प्रदूषण के नाम पर ये जो पराली वगैरह जो जलता है, तो वो जलाने के बाद प्रदूषण होगा तो जो जलाएंगे वो किसान के ऊपर जो है कानून लागू होगा और उनको जेल भेजा जाएगा, उनको दंड देना होगा। इस तरह के कानून ये ला रहे हैं। तो हम इसका भी निंदा करते हैं और ये भी कि बिजली बिल जो है ये जब लागू हो जाएगा, यदि इनका अभी तो कानून नहीं बना है लेकिन प्रस्तावित है, जब इनका ये कानून बनेगा और लागू होगा तो उसमें भी कारपोरेट घराना जो है मुख्य भूमिका निभाएगा। और हम लोग को जो सब्सिडी मिलती है, किसानों को सब्सिडी मिलती है बिजली बिल में, वो सब्सिडी समाप्त हो जाएगी और इनका जो रेट है वह भी बढ़ जाएगा और बहुत अधिक रेट दे करके हम लोग बिजली का उपभोग कर पाएंगे। तो इस तरह से जो इनका प्रस्तावित बिजली बिल है और जो पराली जलाने पर प्रदूषण के नाम पर जो ये कानून बनाना चाहते हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। और इस प्रकार से आम जनता और किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों और पूरे देश की जो निरीह जनता है, जो मेहनत में जुड़ी हुई जनता है, उसके साथ जो भी कानून ला करके और ये बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जो परेशान करने में लगी है और आम जनता जो तबाह हो रहे हैं, हम इनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। हम आंदोलन में रहेंगे और आंदोलन करके इनके इस तरह के मंसूबे को हम चकनाचूर करेंगे और जो कानून ला रहे हैं हम उसका भी विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं जाता है। और आम जनता की ये विरोधी सरकार है, इसलिए इस सरकार को जाना भी चाहिए। ऐसे इसके पहले की जो सरकार थी उसमें भी शोषण और ये सारे चीज थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम जनता तबाह हो, आम जनता छटपटाए। आप देखें लॉकडाउन में आम जनता, हर लोग जो मेहनत से जुड़ा हुआ है, जो मेहनत से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कारपोरेट घराने के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वे लोग जो यहाँ के नेता मंत्री हैं, उन लोगों को क्या तबाही थी? वे लोग तो अपने बेटे को कोटा से यहाँ तक ला ही रहे थे, वे लोग तो यहाँ से वहाँ उड़ान भर ही रहे थे। लेकिन आम जनता जो परेशान हुई लॉकडाउन में, आप सोच सकते हैं कितने लोग मरे, कितने लोग रोड पर परेशान रहे। ये तबाह करने वाली सरकार है। हम इस सरकार की पूरी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इनके समापन, इनके कानून के समापन तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे, यह संकल्प हम लोग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ताकि ये तीनों कानून वापस हो और किसान के हित में कानून बने, किसान के विकास के लिए काम हो। तो मैं अब आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आपसे, मुन्ना जी से जानना चाहूँगा कि आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं, आम जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आम जनता के बीच में मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि जनता एकजुट हो
और जनता में बहुत बड़ा शक्ति है। जनता बहुत कुछ कर सकता है। शक्ति इतना एकता ही बल है। एकता में वह शक्ति है कि सरकार को जिस तरह से आज जो वहाँ किसानों लोग आंदोलन किए हुए हैं, इस सरकार मैंने जो तोमर सरकार रेल कृषि मंत्री जो है और मोदी सरकार जो कानून लागू किया, सरकार कह रही है कि हम किसानों के हक के लिए ये फायदा है, किसान के ही फायदा के लिए कर रहा है। ये सरकार ऐसी है कि कहती है कि किसान को फायदा है कानून लागू करने से, लेकिन ऐसे बुद्धिमान एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं और आखिर धरना पर दिए हुए हैं। आखिर ये दुरंगी नीति है सरकार के क्या है, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं। ये भूल भुलैया दे रही है कि किसी तरह लागू हो जाए, जो कि इसका हाई कोर्ट भी इसका डिसीजन किया है, नहीं इसका मान रहा है गलत है। वो सरकार भी कह रही है कि गलत है। आज सरकार कह रही है कि अच्छा चीज़ है, लेकिन हाई कोर्ट भी कह रहा है कि गलत चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप क्या दर्शकों को सलाह देना? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे साथी मुन्ना जी बोल रहे थे कि कोर्ट भी जो है सो कहती है कि ये गलत है। खैर अच्छी बात है, इनकी जो जानकारी में है, लेकिन मेरा जो अनुभव बताता है कि जिस तरह से हम लोग रामायण में सुनते हैं, जानते हैं, वह एक साहित्य है। हम कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ उसे नहीं मानते हैं, एक साहित्य है और साहित्य तो हर लोगों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक। तो उसमें यह जिक्र है कि रावण इतना पराक्रमी था, इतना शक्तिशाली था कि वो सबको अपने बस में कर लिया। धूप, हवा, पानी, बादल, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सभी लोग, सभी देव मुनि सबको अपने बस में कर लिया था। ठीक उसी तरह से यह जो केंद्र की सरकार है, मोदी की जो सरकार है, यह मोदी और शाह की जोड़ी, अमित शाह की जोड़ी, इसने पूरे जो यहाँ कानून चलाने के लिए जो उपकरण थे, जो संस्थान थे, सबको अपने बस में कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, वो सब इसी की वफादारी में। मीडिया, ये जितना मीडिया है, वो मीडिया को तो सीधे जो गोदी मीडिया कहा जाता है, बिल्कुल सच बात है, वो भी उसी के गुणगान करने में लगा हुआ है। इनका जो ये चुनाव आयुक्त है वो भी कब्जे में है। इनका CID और CBI, ID जो भी जो संस्थान है, जिसके द्वारा अगर कोई अफसर या कोई नेता भी गलत करता था तो उस पर शिकंजा कसा जाता था। आज इनका सब फेल है आम जनता के लिए, लेकिन इनके लिए सब पास है, इनके वफादारी में सब है। तो ऐसे में न तो हमें हाई कोर्ट पर विश्वास है और भरोसा है, और न तो इनका और कोई CBI और CID और जो भी ID, ये जो ये कानून का रखवाला के रूप में जिसको ये मानते हैं, कहते हैं, ये सब उन्हीं के गुणगान और उसी की वफादारी में है। आम जनता के लिए सब शोषण में लगा हुआ है। आप देखिए, मैंने हर जगह उदाहरण मिल जाएगा। आज रोड पर आप चल रहे हैं तो रोड पर ये गाड़ी का जो ये चेकिंग वगैरह लगती है, उसमें चेकिंग के नाम पर सिर्फ पैसे वसूले जाते हैं। आपके पास सभी तरह के ये लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, इसके बावजूद भी रोक करके तंगो तबाह करना, पैसे लेना, और पैसे लेने के बाद सब ठीक हो जाता है। ये शराब को जो बंदी किया गया बिहार में, तो शराब बंदी आखिर है तो फिर शराब पकड़े कैसे जा रहे हैं? और कहाँ से आ रहा है? और इनका मैं जो अब बोल रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं तो ये सरकार के विरोधी संगठन का एक वफादार नेता हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन इन्हीं के पार्टी के अभी भाजपा के सांसद हैं सुशील सिंह, औरंगाबाद के। आप इनका भी सुने होंगे, सोशल मीडिया पर हम इनका सुने बयान
इन्होंने साफ कहा है कि ये थाना को देख लो, थाना को जांच करो, सबसे ज्यादा 50 बोतल शराब जो है थाना में मिलेगा। ये हमारा नहीं, सुशील सिंह का कहना है। इसका मतलब क्या है, जब थाना में शराब पकड़े जाएंगे तो ये शराब बंदी है कि शराब का खुलम खुल छूटा, ये छूट दिया गया है। और ये कहा जाए कि आम जनता को परेशान करने के लिए कानून लाया गया है, लेकिन जो नेता हैं, अफसर हैं, जो थाना है, ये सब जो है ऐसो आराम में है, मौज मस्ती ले रहा है, उनके यहाँ होम डिलीवरी हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति है। सरकार जो है पूर्णतः आम जनता को ये राहत देने में, आम जनता के आवश्यक संसाधनों को जुटाने में विफल हो चुकी है, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। यह पूर्णतः जो है पूंजीवादी व्यवस्था है। हम लोग इस बात को कहते थे कि यह पूंजीवादी व्यवस्था है, तो बहुत लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब तो साफ समझ में आ रहा है कि इनका जो अडानी अंबानी जो कह रहे हैं वही काम कर रहे हैं, यहाँ की सरकार कर रही है। तो सत्ता में पूंजीपति वर्ग है और जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनके टहलुआ हैं, उनके बराहिल हैं, उनके बीच के दलाल हैं। तो इस तरह की ये भूमिका है। अब इसमें आम जनता को एकजुट होने की जरूरत है। आज जरूरत है जो मेहनत से जुड़े हुए जो 90% लोग हैं, ऐसे लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्र और संगठन, ये तमाम चीज़ों से ऊपर हो करके और मुद्दे पर, असली जो मुद्दे हैं जनता की, उस मुद्दे पर एकजुट हो करके और संघर्ष करने की जरूरत है। और वह संघर्ष खेत से लेकर के सड़क और संसद तक के, वह जो है आंदोलन को पहुंचाने की जरूरत है। और यदि इस दिशा में किसान और आम जनता यदि जागृत हो जाती है, तो मैं पूरे विश्वास से इस बात को कह रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं जब इस तरह के जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका धराशायी होगा, उसका नाश होगा और वैज्ञानिक समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। हमें पूर्णतः विश्वास है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका भी विचार जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। भाई, दर्शक को तो हम सबसे पहले ये देंगे कि मोदी सरकार आने के पहले ये वादा किया था कि जो विदेशों में काला धन जमा है वो हम सब जनता में बांट देंगे। 15.5 लाख हर व्यक्ति को हिस्सा पड़ेगा। ये नहीं किया। 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, ये भी रोजगार नहीं दिया। और बीच में नोटबंदी, उसके एवज में नोटबंदी करके पूरे देश के जनता को, यानी गरीब के किसान को, यानी तंगो तबाह कर दिया। फिर अभी देखिए NRC CA पर पिछले बार यहाँ बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, शिक्षक लोग कई महीना से आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग पर अड़े। अब इस सब आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या किया, ये लॉकडाउन कर दिया, कोरोना के नाम पर लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन करके इतना तबाह किया कि बहुत हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोग मारे गए हैं। बहुत से लोग किसान और मजदूर जो मारे गए हैं, जिसका आंकड़ा पेश सरकार और मीडिया नहीं कर पाई है। हम बताते हैं कि इलाज के बगैर मर गई, भोजन के बगैर मर गई, रास्ते में थक करके मर गए। जो बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यानी अदर स्टेटों में जो काम कर रहा था मजदूर, वो सब मर गया, लेकिन उसका आंकड़ा तक पेश नहीं हुआ। और ये बोल रही है कि हम किसानों और मजदूरों के प्रति हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरा इसको विकास में ले जाएंगे, विकास कराएंगे। विकास नहीं, आपको विकास का यही तो नमूना है। इधर लॉकडाउन करके अयोध्या में राम मंदिर का यहाँ शिलान्यास हो गया और वहाँ उद्घाटन किया। यहाँ कोरोना था, यहाँ कोरोना रोग बढ़ रहे थे, वहाँ नहीं कोरोना बढ़ रहा था। यहाँ विद्यालय बंद थे, बच्चे अभी 8-9 महीना से पढ़ नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल बंद था, इलाज नहीं हो रहा है, OPD वगैरह खुल नहीं रहा है। जो झोला छाप डॉक्टरों के पास जा कर के अगर 10 रुपया का दावा है, हजारों हजार रुपया ठगाते थे यहाँ के मजदूर और किसान।
इसमें कोरोना नहीं है। और वहाँ देखिए कि इसमें कोरोना था और अयोध्या में उद्घाटन, यहाँ चुनाव करा के लाखों लाख जनसभा हुआ, इसमें इतना भीड़ उमड़ा, इसमें कोरोना नहीं था। ये ड्रामाबाजी कर रहा है और ये खास करके ड्रामा करके इस देश को तंगो तबाह कर रही है मोदी सरकार। और मोदी झूठा प्रधानमंत्री, आज तक इस तरह के नहीं हुआ था। मैं इसको तीखा निंदा करता हूँ और जनता को, यहाँ के किसान और मजदूर को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ या आग्रह करता हूँ, इसके खिलाफ में लड़ने का प्रयास करें, एकता होकर के लड़ें और जब तक इसका नाश नहीं हो जाए तब तक हम लोग चैन से नहीं रहें। इसी विश्वास के साथ हम अपने बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। हम सभी दर्शकों को ये कहेंगे कि ये सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, इसका एक भी कार्य धरातल पर अच्छा नहीं किया है, नहीं सफल हुआ है। इसलिए इन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के नीतियों एवं सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के इसका विरोध करें और विरोध करने में अपना बहुमूल्य समय दें। हर जाति, हर मजहब के लोग एकजुट होवें और यह एक ज्वलंत मुद्दा जो हम लोग को है, ये सरकार जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इसको हटाने का प्रयास करें। यही मेरा सभी मतलब श्रमिक और मजदूर से आग्रह है। हम एक बिंदु पर अपनी बात और रख देना चाह रहे हैं। अभी जो हम लोग मगध क्षेत्र में हैं, गया जिला, औरंगाबाद जिला, इसके कई प्रखंड, जैसे गया के आपके आमस प्रखंड, गुरुआ प्रखंड, बुरारू, टोंच, एकारी, फिर औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रखंड, आपका मदनपुर प्रखंड, रफीगंज प्रखंड, वो प्रखंड, देव, ये सब जो प्रखंड हैं, इसमें सिंचाई की भारी समस्या है, किल्लत है। और सरकार जो है सिंचाई के संसाधन को, जो उत्तर कोयल नहर, इसको लाना नहीं चाहती। तो यदि नहर का पानी यहाँ आ जाएगा तो वह लेयर भी बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर सरकार का ध्यान नहीं है। नीतीश जी गंगा का पानी फाल्गु में पहुँचा रहे हैं, इसलिए तो जो यहाँ लोग मर चुके हैं, मुर्दा बन चुके हैं, उनको तारने के लिए, कल्याण के लिए, और जो जिंदा है उसको तारने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए ये एक से एक कानून ला रहे हैं। हम लोग शहीद भगत सिंह विचार मंच, किसान विकास मोर्चा, जनवादी मजदूर किसान सभा और ऐसे तमाम साथी, किसान मजदूर मोर्चा के लोग भी, प्रगतिशील किसान संघ के लोग भी, सर्वोदय किसान संघ के लोग भी एकजुट हो करके और आंदोलन चला रहे हैं 2004 से। उत्तर कोयल नहर का बहुत सा काम हुआ आंदोलन के बाद, लेकिन फिलहाल रुका हुआ है। वह रुका हुआ है कहाँ? आपको बता दूं कि कुटकू डैम, जो ये आपका मंडल डैम उसको भी बोलते हैं, वो है बरवाडी स्टेशन से 28 किलोमीटर पहाड़ी पर। वहाँ भी हम लोग कई बार गए हैं। वो बनकर तैयार है, सिर्फ उसमें फाटक लगना बाकी है। वहाँ से 100 किलोमीटर नीचे आते हैं तब मोहम्मदगंज बराज है, और मोहम्मदगंज बराज से नहर निकलती है। एक नहर उसके पश्चिम साइड में, एक इधर पूरब साइड में है। तो ये जो नहर है, इसका पानी आपको मदनपुर के पास जो उमगा है वहाँ तक पानी आता है। सीरीडी, सिरौंधा, ये सब गांव हैं, वहाँ तक पानी हर साल आता है। लेकिन वहाँ से 8 किलोमीटर जीटी रोड पड़ता है, जो बुधाऊ के पास नहर पास करती है, तो वहाँ तक 8 किलोमीटर है, उसमें गाद जमा हुआ है। और उस गाद के रहने से उनका पानी इधर नहीं आता है, बल्कि वर्षा जब होती है तो पानी ये पूरब से पश्चिम जाता है। तो हम लोगों ने आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, वहाँ चीफ इंजीनियर से मिल करके और इस मांग को रखे कई बार। चीफ इंजीनियर का अंतिम बार जो है ये सितंबर माह में हम लोग नहर पर ले जाने के लिए भी बाध्य किए, मजबूर किए। चीफ इंजीनियर वहाँ गए, उनका एसडीओ, जेई सभी लोग थे। हम लोग भी किसान, करीब 2-3 दर्जन किसान वहाँ पहुँचे थे।
उस समय उसने साफ तौर पर कहा कि देखिए आप लोग मांग कर रहे हैं, मांग जायज है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। यहाँ केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार के बीच समझौता नहीं हो रहा है। यहाँ जो है केंद्र की सरकार और झारखंड की सरकार से समझौता हुआ तो नहर का जो भाग 103 आरडी तक, 103 या 106 आरडी है मोहम्मदगंज से, वहाँ तक के पड़ता है झारखंड में, वहाँ तक के काम हुआ है नहर का। एकदम नीचे से ऊपर तक के सब ढलाई किया गया और नीचे और गड्ढा किया गया। उस तरह के काम इधर भी करना है, ये चीफ इंजीनियर कहना था, और उसके लिए बापकोस लिमिटेड को यह दे दिया गया है। लेकिन अब बिहार की सरकार नहीं चाहती है, केंद्र के सरकार के साथ उसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि इस काम को कैसे करवाना है। यहाँ से भी अनुदान देना है, उसको भी अनुदान देना है, केंद्र को भी देना है और उस पैसे से उस कार्य को करवाना है। लेकिन इस पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है मूक दर्शक है। और यहाँ के जो सांसद हैं माननीय सुशील सिंह जी कई बार जो है घोषणा कर चुके कि हम लोग ले आ रहे हैं। वो तो 2020 में बोले थे कि एकदम पानी आ जाएगा, लेकिन 2020 भी पार हो गया। और इनको शिलान्यास करवाते हैं जाकर के मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री से। आप सोच लीजिए, ये जनवरी 2005 की बात, ये 2020 में 5 जनवरी 2020 को ये शिलान्यास किए हैं। किस चीज़ का? तो कुटकू डैम का, जबकि वो बन करके तैयार है। वहाँ फाटक लगाना है, उद्घाटन करना है, लेकिन शिलान्यास करवाते हैं। तो इस तरह के हास्यास्पद स्थिति है जहाँ सांसद को भी पता नहीं है और प्रधानमंत्री को भी पता नहीं है कि हमको शिलान्यास करना चाहिए कि उद्घाटन करना चाहिए। तो ये आम जनता के साथ जो है खिलवाड़ इन लोग कर रहे हैं, क्रूर मजाक कर रहे हैं, जनता कराह रही है और इन लोग जो है ऐसे ऐश मौज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हम निंदा करते हैं और किसानों से और भिन्न भिन्न जन संगठन के जो लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि किसानों का एक बहुत बड़ा जो मोर्चा बना है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, उसके बैनर तले होकर के हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के और संघर्ष को पुनः छेड़ने की जरूरत है। और आम जनता जिस तरह से आज दिल्ली के बॉर्डर को जाम किए हुए है, आज जरूरत है कि मगध के किसान, मगध की जनता, मगध के मजदूर, मगध के छात्र, नौजवान, नेता, महिला, पुरुष सभी जीटी रोड को जाम कर दें और अनिश्चित काल के लिए जाम कर दें। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो, जब तक उत्तर कोयल नहर में काम नहीं लग जाए और काम पूरा नहीं होता है, हम लोग जमे रहें। इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत है, तभी यह उत्तर कोयल नहर आएगा। हम लोग इस विश्वास और इस आकलन को बता रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं सभी लोगों से कि हम लोग एकजुट होकर के आंदोलन छेड़ें। और समय भी आ गया है, हम लोग दिल्ली का जो किसान आंदोलन चल रहा है हम लोग उसका भी समर्थन करें और साथ साथ उत्तर कोयल नहर के लिए हम लोग एकजुट होकर के संघर्ष छेड़ने का संकल्प लें। हम संकल्प लेते हैं, हम इस आंदोलन में आगे रहेंगे, हम रहे हैं और आगे तब तक रहेंगे जब तक हम तमाम लोगों के बीच, खास करके गया और औरंगाबाद जिला के जो प्रखंड हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में उत्तर कोयल नहर आ नहीं जाता है, तब तक संघर्ष जारी रखेंगे। लोगों के बीच आह्वान हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम इसी आशा विश्वास के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने परिचर्चा भाग 6 में सुना कृषि बिल 2020 पर परिचर्चा, और हमारे बीच परिचर्चा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप दर्शक लोग इससे लाभान्वित होंगे और बहुत कुछ इससे क्लियर हो गया होगा कि आखिर में ये बिल है क्या। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगले संडे को फिर मिलेंगे।